अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम पाकिस्तान की तारीख में बनाए गए सबसे बड़े परसेप्शन को चैलेंज करने चले हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो मारूज़ात पेश करूंगा, मुझे यकीन है कि वो आपकी सोच का रुख बदल देंगी। पाकिस्तान का एक ताकतवर परसेप्शन है कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो आसिफ अली जरदारी और गुलाम अहमद बिलौर पाकिस्तान रेलवे को बेचकर खा गए। पंजाब के तूल अर्ज में किसी भी सियासी कारकुन से, किसी भी आम इंसान से, किसी से भी आप सवाल करें, वो आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि रेलवे की बदतरीन हालत पीपल्स पार्टी के दौर में थी, गुलाम अहमद बिलौर के दौर में थी। इस मामला में कहानियां सुनने को जो मिलती हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। याराने वाकिफकार कहते हैं कि गुलाम अहमद बिलौर का बड़े ट्रकों का, लॉन्ग व्हीकल्स का बिजनेस है, कारोबार है। पूरे मुल्क में उनके ट्रक चलते हैं। अपने ट्रकों के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान रेलवे को बंद कर दिया था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो मीडिया, अदलिया और अवाम का महबूब तरीन मौजू है। परसेप्शन बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। परसेप्शन फितरी नहीं होता, सच फितरी होता है। जब भी आप किसी बात का तज्जिया करें, आप सच को निकाल सकते हैं, क्योंकि यह मसनूई तौर पर बनाया गया नहीं होता। परसेप्शन को बनाने के लिए जद्दोजहद होती है। आज थोड़ा सा मैं इस मौजू पर बात करूं। मैं अर्ज पेश करूं कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्शन के साथ नथी क्यों कर किया जाता है। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान में लंबे लंबे अदवार मार्शल लॉ के और गैर आईनी हुक्मरानों के रहते हैं। जब भी कोई गैर आईनी हुक्मरान होता है तो वो अपने से मफाद याफ्ता गिरोह की एक दर्जाबंदी करता है। बड़े बड़े कारोबारी कार्टल्स पैदा होते हैं, उनके मफादात होते हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई हुकूमत होती है तो उनमें बुनियादी तौर पर इन्वेस्टर वही आगे होते हैं जो मार्शल लॉ की हुकूमत के फैज़ याफ्ता लोग होते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो स्टेटस को टूटता है। इससे पहले बड़ा कारोबार लेने के लिए, बिजनेस लेने के लिए एक तयशुदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका होता है। करप्शन का एक नेटवर्क तैयार होता है। 1988 का वाकया याद है। शहीद मोहतरमा की हुकूमत आई तो इस्लामाबाद के उस वक़्त के सबसे बड़े बिल्डर जो सरकारी इमारत बनाते थे वो मेरे एक दोस्त के बड़े वालिद थे। बड़ी कंपनी थी, उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा काम किया। मुलाकात हुई तो उन्होंने गिला किया कि आसिफ अली जरदारी हर काम में से कमीशन मांगता है। मैंने अंकल से कहा कि आप पहले भी तो जर्नैलों को, पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को भारी कमीशन देकर बिजनेस लेते हैं, तो अब फर्ज करें अगर वो कमीशन मांग रहे हैं तो आप उन्हें कमीशन देकर नया बिजनेस उठा सकते हैं। ये मुझे मालूम है कि हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद वो पीपीपी के अदवार में कभी कोई बड़ा कारोबार हासिल नहीं कर सके। अब समझने की बात यह है कि जब आप एक 2 नंबर या धांधली या करप्शन की बुनियाद पर मुस्तहकम एक कारोबार एस्टेब्लिश कर चुके होते हो, उसके बहुत से मफादात होते हैं, बहुत से मफादात याफ्ता गिरोह पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर कराची में केडीए का एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन फहीम को लगाया गया। उसने आते ही ठेका देने का पुराना सिस्टम तोड़ दिया। अब कराची या केडीए में काम करने वाले ठेकेदार अरबों रुपए के कारोबार कर रहे थे। उन सब के मफादात टूटे। जिन लोगों को एक साल में फर्ज करें 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था, उन्होंने 2-4 अरब रुपए मीडिया पर इन्वेस्ट किए और 1988 के बाद से बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल है पीपल्स पार्टी की कैरेक्टर असैसिनेशन की। इस तफसील के बाद मैं वापस आता हूं पाकिस्तान रेलवे पर। हमें जानना होगा फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई तो पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल था। किसी भी चीज का तज्जिया करने के लिए जरूरी है कि हम पॉलिसियों पर गौर करें। मीडिया कभी आपको पॉलिसी की जानिब नहीं आने देगा। आपको बताया जाएगा कि उस दौर में ये वाकयात हुए थे। आपको बताया जाएगा कि पीपीपी के दौर में सीएनजी स्टेशन पर लंबी लाइनें लगती थी। आपको बताया जाएगा कि रेलगाड़ियां दस्तयाब ही नहीं होती थी। पॉलिसी कौन सी तब्दील हुई थी ये कभी आपको नहीं बताया जाएगा। हम आज पॉलिसी की बात करेंगे कि हुआ क्या था। पाकिस्तान रेलवे परवेज मुशर्रफ के दौर में काम कर रही थी।
पाकिस्तान रेलवे के पास अमूमी तौर पर 800 से 1000 के दरमियान रेलवे इंजन होते हैं जो रेलवे के पूरे ऑपरेशन को चलाते हैं। 2001 में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे के मिनिस्टर जावेद अशरफ काजी ने चीन के साथ एक मुआहिदा किया और पाकिस्तान ने 68 इंजन इंपोर्ट किए। ये इंजन पाकिस्तान को 2005 तक मिले। रेलवे इंजन खरीदने का एक तरीकाकार है कि आपको 18 माह से 24 माह के अंदर डिलीवरी मिलती है। पाकिस्तान रेलवे के पास इंजन कम थे, पाकिस्तान रेलवे ने नए इंजन खरीदे। 68 इंजन कुल परवेज मुशर्रफ के 10 सालों में खरीदे गए। अब आप तसव्वुर करें कि वो 68 रेलवे इंजन इस्लामाबाद के लोको शेड में खड़े हैं। एक रेलवे इंजन की कम से कम उम्र 30 से 40 साल होती है, बल्कि कई इंजन इससे ज्यादा अरसा तक काम करते रहते हैं। जावेद अशरफ काजी के खरीदे हुए इंजन 68 इंजन, उनमें से कम 50% इंजन अपना पहला सफर करते हुए रास्ता में खराब हो गए और कोलैप्स कर गए। उसके बाद वो कभी रेलवे ट्रैक पर नजर नहीं आए। पाकिस्तान रेलवे के पास इंजनों की पहले से कमी थी, लोकोमोटिव्स की कमी थी। नए लोकोमोटिव आए और वो ग्राउंड होते चले गए। इस भरपूर वाकया के बाद जावेद अशरफ काजी साहब को 2006 में तब्दील कर दिया गया और शेख रशीद को वजीर रेलवे बनाया गया। मुमकिन है कि शेख रशीद को दोबारा वजीर रेलवे बनने का मौका ना मिलता तो आज मेरे लिए अपनी बात की वजाहत करना मुश्किल होता। शेख रशीद को आप जानते हैं कि इन्हें वजीर रेलवे से ज्यादा वजीर हादसात कहते हैं। इनके दौर में रिकॉर्ड हादसात होते हैं। हादसात होने की वजह क्या होती है? अगर आपने घर में मोटरसाइकिल, कार या कोई गाड़ी रख रखी है तो आपको उसके पीरियोडिकल मेंटेनेंस के बारे में मालूमात होंगी। आपको मालूम होगा कि एक खास वक्त के बाद उसको ऑयल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है, उसकी ट्यूनिंग करवानी है, उसकी थ्रॉटल बॉडी को साफ करवाना है, मुख्तलिफ तरह के पुर्जों को तब्दील करना है। इस सिस्टम के बाद आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं। शेख रशीद साहब का कमाल यह था कि उन्होंने एक रेलवे इंजन लोकोमोटिव खरीदे बगैर, एक बोगी खरीदे बगैर, मेंटेनेंस के लिए रेलवे शेड में, वर्कशॉप में मौजूद बोगियां और इंजन निकालकर 27 नई ट्रेनें चलाई। आप तसव्वुर करें, 2006 के अप्रैल में शेख रशीद साहब वजीर बनते हैं और 2007 तक 27 नई ट्रेनें चलाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस काम के लिए पाकिस्तान रेलवे के पास दस्तयाब इंजन मौजूद थे? क्या फाजिल वैन्स, बोगियां मौजूद थी? नहीं, ऐसा नहीं था। शेख रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में कभी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान रेलवे के लिए कोई नया इंजन खरीदें, कोई नई बोगी खरीदें। वो मेंटेनेंस या रिजर्व के तौर पर खड़े किए गए इंजन्स को इस्तेमाल करते रहे। अब आप तसव्वुर करें कि पैसेंजर ट्रेन के सिस्टम को चलाने के लिए हर वक्त 100 के करीब इंजन आपको दरकार हैं जो मुख्तलिफ जगह पर रिजर्व के तौर पर खड़े रहें। खुदा न खास्ता आपकी एक ट्रेन कराची जाते हुए लाहौर से मुल्तान के स्टेशन पर खराब हो गई है तो आप इस्लामाबाद या पिंडी से इंजन वहां नहीं भिजवाएंगे। आपको मुख्तलिफ जगह पर रिजर्व इंजन दरकार होते हैं। अब दो गलतियां हो रही हैं। एक तो रेलवे ट्रैक, लोकोमोटिव्स और मुसाफिर वैगनों या इसी तरह फ्रेट वैगनों की मेंटेनेंस का काम नहीं करवाया जा रहा, या मेंटेनेंस के काम को कम से कम वक्त में मुकम्मल करवाने के लिए रेलवे वर्कशॉप पर दबाव है। आप नई ट्रेनें चला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में आपके पास रिजर्व के तौर पर कोई लोकोमोटिव खड़ा हुआ नहीं है। आप शौक से नई ट्रेनों का इफ्तिताह करें। नतीजा यह होता है कि चीन से लिए गए 68 इंजन्स रास्ता में कोलैप्स कर गए। 2008 में उनमें से एक भी इंजन दस्तयाब नहीं था। वो आज भी खड़े हैं, गैर इस्तेमाल शुदा खड़े हैं। उस करप्शन की जानिब किसी का कभी ध्यान नहीं जाएगा। कोई चैनल आपको नहीं बताएगा कि ये इतना बड़ा काम गलत हुआ। इसके अलावा जो इंजन काम की हालत में थे वो शेख रशीद साहब ने बर्बाद कर दिए। एक इंजन को मुसलसल आप बगैर मेंटेनेंस का टाइम दिए हुए कितनी बार लाहौर से कराची सफर करवा सकते हैं। कमर पर, पुष्ट पर आखिरी तिनके की मानिंद एक हादसा हुआ जो हमारी पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हादसा है। यह है 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विसाल या उनका कत्ल। एक ऐसा खौफनाक वाकया था जिसने पाकिस्तान के हर निजाम को अथल पथल कर दिया। आपको याद दिलाऊं कि उस रात क्या हुआ। उस रात
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की खबर चलते ही दहशतगर्दों ने 27 रेलवे स्टेशन जला दिए, मुकम्मल तौर पर जलाकर खाकस्तर कर दिए। 7 मुकम्मल ट्रेनें और 1 दर्जन के करीब लोकोमोटिव्स जलाकर राख कर दिए गए। उस एक रात में रेलवे को 3 अरब से 7 अरब के दरमियान नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 28 और 29 दिसंबर को अखबारात में, मीडिया में, पूरी दुनिया में एक ही बात थी कि पाकिस्तान का रेलवे का निजाम कोलैप्स कर गया। अब फिर समझें, मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत संभालने तक उनमें से एक भी स्टेशन मुरम्मत नहीं हुआ था, उनमें से एक भी रेलवे इंजन मुरम्मत नहीं हुआ, उनमें से एक भी रेलवे वैन मुरम्मत नहीं हुई। अब जब इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो रेलवे इंजनों की खरीदारी के लिए सरगर्म ताकतवर गिरोह मैदान में आ गए। उन्होंने हुकूमत पर दबाव दिया कि फौरी तौर पर हमें इंजन खरीदने का मौका दिया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी और गुलाम अहमद बिलौर की पॉलिसी ये थी कि पहले हमें समझना होगा कि माजी में जो रेलवे इंजन खरीदे गए वो क्यों बर्बाद हुए, उनकी तहकीकात की जाए, उसके बाद अगला सौदा किया जाए। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान की माइशत बर्बाद हो चुकी थी। 2007 में पाकिस्तान 13 अरब डॉलर के डेफिसिट में था, खसारा में था। उस बर्बाद शुदा माइशत को आगे चलाना भी एक मकसद था। तो सदर आसिफ अली जरदारी और गुलाम अहमद बिलौर, मैं यहां पर एक बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, गुलाम अहमद बिलौर की फैमिली का ट्रकों के बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। गुलाम अहमद बिलौर जिंदगी में नस्ल दर नस्ल कभी ट्रकों के कारोबार से वाबस्ता नहीं रहे। यह झूठ बोला गया, इसको प्रोपेगेट किया गया और इसको सहीफा आसमानी की मानिंद बना दिया गया। रेलवे की बर्बादी में गुलाम अहमद बिलौर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी फर्द का कोई किरदार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बर्बाद शुदा रेलवे वरासत में मिली थी। और सिर्फ रेलवे नहीं, हर इदारा बर्बाद था, हर इदारे की रिकंस्ट्रक्शन करना थी। अब मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 में 55 रेलवे इंजन खरीदे, नए इंजन खरीदे। अब रेलवे इंजन कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिस तरह सुजुकी मेहरान कार या टोयोटा करोला कार शोरूम पर खड़ी हुई है, आपने पैसे दिए और खरीद लिए। इसके लिए पहले आपको अदायगी करना होती है, उसके बाद 18 महीने के बाद आपको पहला इंजन मिलता है। 2011 में खरीदे गए इंजन 2013 तक दस्तयाब हो सके और 2013 तक हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान रेलवे ने अपने कदमों पर चलना शुरू किया। अब फिर एक बात को समझ लें कि समझदार हुकूमत को अपने वसाइल को देखकर आगे चलना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस दिन इक्तदार छोड़ा और मुस्लिम लीग नवाज ने जिस दिन इक्तदार संभाला, उस रोज पाकिस्तान की माइशत खसारा में नहीं थी बल्कि बैलेंस में, बल्कि मुनाफा में थी। पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे, पीआईए, रेलवे और वापडा खसारा में थे, लेकिन इनके खसारा को ओजीडीसी, पीएसओ, बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, उनका मुनाफा मिलकर पाकिस्तान की रियासत उस रोज 52 अरब रुपए मुनाफा में थी। अब आप तसव्वुर करें कि मुस्लिम लीग नवाज ने बम धमाकों के बगैर, किसी मसला के बगैर सस्ते पेट्रोल वाले दौर में हुकूमत संभाली और 5 साल में, अगले 5 साल में साद रफीक की हुकूमत ने भी सिर्फ 55 इंजन खरीदे। आप तसव्वुर करें कि पीपल्स पार्टी ने बदतरीन औकात में वो इंजन खरीदे, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने अच्छे हालात में 55 इंजन खरीदे। उसके बाद रेलवे अपने कदमों पर खड़ा होने शुरू हो गई। अब फिर इस बात का तसव्वुर करें कि जिस रोज मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जाती है, उस रोज पाकिस्तान के वही सरकारी इदारे 1600 अरब रुपए के खसारा में थे। यह कहना बिल्कुल गलत है कि साद रफीक ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रेलवे को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। जी नहीं, वो आपके टैक्सेस की वसूल करदा रकम को रेलवे पर खर्च करते रहे। अब फिर समझ लें कि माचिस खरीदने पर, साबुन की टिक्की खरीदने पर, दूध खरीदने पर, ब्रेड खरीदने पर जो टैक्सेस आप अदा करते हैं, उन टैक्सेस में कम से कम 500 अरब रुपए रेलवे को देकर रेलवे चलाई गई। दो हरफी सवाल है कि एक बस का मालिक एक बस खरीदता है, 4 साल के बाद उसके पास 2 बसें होती हैं और 10 साल के बाद वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक होता है। तो पाकिस्तान रेलवे 5 साल साद रफीक की कामयाब तरीन कारकर्दगी के बाद खसारा में क्यों थी? इस खसारा का जवाब मांगना है, इस खसारा के बारे में सोचना है
कि किसी भी इदारा को कितनी देर आप आवाम के टैक्सेस से चला सकते हैं। अब हम आते हैं कि रेलवे का बुनियादी मसला क्या है। रेलवे का बुनियादी मसला रेलवे का कोलैप्स होना या नाकामी नहीं है। रेलवे का बुनियादी मसला यह है कि पूरी दुनिया में रेलवे बुनियादी तौर पर इदारा है फ्रेट ट्रांसपोर्ट का, सामान की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। 1977 तक पाकिस्तान रेलवे मुनाफा में थी। पाकिस्तान रेलवे बहुत ज्यादा ट्रेनें चला रही थी और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान रेलवे का 50% से ज्यादा बिजनेस फ्रेट का था। अब आप यह भी मालूम रखते होंगे कि रेलवे पर एक कंटेनर को कराची से लाहौर मंगवाने के बजाय अगर आप ट्रक के जरिए से मंगवाते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा रकम खर्च करना पड़ती है। अब मसला है कि बुनियादी तौर पर हमने फ्रेट का बिजनेस जीरो कर दिया। बहुत से लोग इसकी बहुत सी वजूहात बताते हैं। नाकदीन कहते हैं कि जानबूझकर एनएलसी को बिजनेस देने के लिए फ्रेट का सिस्टम खत्म किया गया। मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर एक इदारा कंपटीशन में मौजूद है तो दूसरे इदारे की परफॉर्मेंस को बेहतर होना चाहिए। अगर एनएलसी या लॉन्ग व्हीकल ट्रक्स ये सर्विसेज दे रहे हैं और मैंने आपको बताया कि वो 4 गुना महंगी दे रहे हैं, तो रेलवे इससे कोलैप्स कैसे हो जाए? रेलवे का बिजनेस क्यों खत्म हो जाए? अब समझने की बात यह है कि रेलवे को बतौर कारपोरेशन अपने फ्रेट के निजाम को बढ़ाना होगा। अगर कोई भी शख्स दावा करे कि वो रेलवे को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे मुकाबला में आना चाहिए और एनएलसी से अच्छी परफॉर्मेंस देकर रेल के निजाम को फ्रेट पर लाना चाहिए। जब आप फ्रेट से मुनाफा कमाएंगे, सामान से मुनाफा कमाएंगे, तो पैसेंजर को आप सहूलियत दे सकेंगे। और अगर आपकी पैसेंजर सर्विस की टिकट जहाज के बराबर महंगी हो जाए या किसी भी अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस सर्विस से आप 3 गुना ज्यादा टिकट लगाएंगे तो पैसेंजर अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब फ्रेट के निजाम पर रेलवे को काम करना है और हमें चाहिए कि कम से कम 100 नई ट्रेनें, अब फिर 100 नई ट्रेनें हम फ्रेट के लिए चलाएं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेट के लिए चलाएं। अब ये क्यों नहीं हो रहा? 1977 के बाद से मुसलसल हमने रेलवे को खैरात पर चलने वाला एक इदारा बना दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन या एक तनाज़ा यह भी रहा कि सदर जरदारी कहते थे कि हम पाकिस्तान रेलवे के लिए फंड्स अरेंज कर देते हैं कि आप बैंक से लोन ले लो और नई ट्रेनें चलाओ। रेलवे कारपोरेशन इस बात पर राजी नहीं होती। रेलवे कहती है कि हमें ग्रांट दी जाए जिससे हम नई ट्रेनें चलाएं। जब आपको ग्रांट दी जाती है तो वो बहुत सारी गलत जगहों पर इस्तेमाल होती है और उसका मुनाफा नहीं आता। रेलवे की अपनी ट्रेड यूनियन को, रेलवे के अपने सिस्टम को, रेलवे के अपने कारपोरेशन को बतौर एक इदारे के इस बात को समझना है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा के हसूल के लिए अपने फ्रेट को फोकस करना है, उसको सिस्टम के अंदर लाना है और उसके लिए फाइनेंसिंग हासिल करना है। अब यहां पर फिर एक तबका जो हर काम में ये जवाब पेश करने के लिए तैयार बैठा रहता है कि फौज का इदारा ये काम कर रहा है। कुछ हद तक इस चीज की मुखालफत की जा सकती है, लेकिन इसकी मुखालफत की कोई बुनियाद होनी चाहिए। कहा यह जाता है कि एनएलसी अपनी ट्रेनें चलाना चाहता है। मैं कहता हूं कि एनएलसी ही नहीं, मुल्क में कम से कम 100 कंपनियों को फ्रेट ट्रेन चलाने की ऑप्शन दी जानी चाहिए, मुसाफिर ट्रेनें चलाने की पेशकश की जानी चाहिए। अगर रेलवे घर बैठे अपने स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर दे और निजी कंपनियों को अपनी ट्रेनें किराए पर या ठेका पर देने की बजाय निजी कंपनियों को मदऊ करे कि वो इसके सिस्टम के ऊपर ट्रेनें चलाए। शर्त यह है कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए। एनएलसी को या किसी भी फौजी इदारे को इसमें कोई नाजायज बेनिफिट नहीं देना चाहिए। उन्हें मार्केट में कंपीट करके अपना रेलवे का निजाम चलाना चाहिए, इसी सिस्टम को ऑप्ट करना चाहिए। और जब रेलवे के मुकाबला में निजी इन्वेस्टर आएंगे, नई प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, तो यकीन करें कंपटीशन से सिस्टम बेहतर होगा, इंप्रूव होगा और रेलवे की अपनी ट्रेनों की हालत को बेहतर करने का मौका मिलेगा। जब भी कोई शख्स किसी भी सरकारी इदारे की प्राइवेटाइजेशन की बात करता है तो मैं समझता हूं कि यह स्टेट के इंटेलेक्ट के फेलियर की बात हो रही है। वो शख्स इस बात को ऑन कर रहा है कि हमारी रियासत में इस कदर अकल, इंटेलेक्ट, जहानत और शार्पनेस मौजूद नहीं है कि वो किसी सिस्टम को चला सके। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। चीन ने सरकारी सतह पर
न सिर्फ रेलवे बल्कि हर बिजनेस में कारोबार को इस सतह तक बढ़ाया है कि उसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि निजी कारोबार कामयाबी की 100% गारंटी नहीं है। स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट रन कॉर्पोरेशंस पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकती हैं। शर्त यह है कि पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत को अब पॉलिसी देनी चाहिए और बिल्कुल मुकाबला की पॉलिसी मैं कहता हूं देनी चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को अपग्रेड करें, पाकिस्तान रेलवे के स्ट्रक्चर को अपग्रेड करें और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे के दस्तयाब स्ट्रक्चर के ऊपर निजी कंपनियों को ऑफर करें कि वो अपनी अपनी ट्रेनें लाएं और चलाएं, मुकाबला करें और जीतें। पैसा कमाने के लिए रेलवे के सिस्टम में कंपटीशन को लाना बहुत जरूरी है। आज मैं समझता हूं कि मैं कम से कम एक परसेप्शन की बात कर पाया हूं जिसे कभी टेलीमीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने जगह नहीं दी, क्योंकि टेलीमीडिया और प्रिंट मीडिया पर जगह लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। अगर गुलाम अहमद बिलौर पाकिस्तान रेलवे की जेब से खरबों रुपए के इश्तिहारात जारी करते, उनके ऊपर लिखा होता पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, तो मुमकिन है कि असल वजूहात डिस्कस की जाती और आप तक पहुंचाई जाती। मगर यह काम करना तो साद रफीक ने सीखा है, यह काम करना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने सीखा है। आप कभी अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में टेलीमीडिया पर और अखबारात पर रेलवे के कितने इश्तिहारात जारी हुए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गलत बयानी करना, झूठ बोलना आखिर हमारी सहाफत का अकीदा क्यों बन गया है। तो इस हकीकत को बयान करके कि पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आने से कबल इंतकाल कर चुकी थी। अखबारात में लफ्ज लिखा जाता था टोटल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान रेलवे हैज बीन कोलैप्स्ड। 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर 2007 को पूरी दुनिया में यह कहा गया कि टोटल रेलवे सिस्टम हैज बीन कोलैप्स्ड। तो इसके बाद अगर कोई भी शख्स ये जिम्मेदारी लगाए कि पीपीपी की हुकूमत ने बदनीयती से, किसी गलत पॉलिसी की वजह से या गुलाम अहमद बिलौर ने किसी जाती मफाद की खातिर रेलवे को बर्बाद किया है, तो यकीनी तौर पर आप उसको मुंह पर उसको झूठा कह पाएंगे। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके साथ दोबारा मुलाकात होती रहेगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें ताकि आप वाकयात का दूसरा रुख देख सकें, समझ सकें, परख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।